दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अम्ल और क्षार की लुईस अवधारणा। इस यूनिट से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट वीडियो हमने देख ली है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अपनी वो वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस हमने इंग्लिश मीडियम का बना दिया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अम्ल और क्षार की लुईस अवधारणा। कॉन्सेप्ट है हमारा लुईस अवधारणा। अम्ल और क्षार की अरेनियस ब्रॉन्स्टेन लोरी विलायक तंत्र और लक्स फ्लड धारणा आयन या प्रोटॉन पर आधारित थी। देखो, हमने देखा था अभी तक हमने अरेनियस कॉन्सेप्ट देख लिया, ब्रॉन्स्टेन लोरी का कॉन्सेप्ट देख लिया, विलायक तंत्र कॉन्सेप्ट देख लिया। ये सारे ही कॉन्सेप्ट या तो आयन पर डिपेंड थे या प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड थे। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर अर्थात इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर आधारित अम्ल और क्षार धारणा सर्वप्रथम लुईस ने 1923 में प्रस्तुत की। यानी एक केवल ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अम्ल और क्षार की धारणा पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर दी। ठीक है, और उनका नाम था साइंटिस्ट लुईस। उन्होंने 1923 में इस धारणा को प्रस्तुत किया था। इस धारणा के अनुसार वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, एवं वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग सकते हैं वे क्षार कहलाते हैं। क्या बोलने का, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग कर सकते हैं वे क्षार कहलाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन युग्म इस तरह से जब दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो इस इलेक्ट्रॉन युग्म को ले सकते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो इस इलेक्ट्रॉन युग्म को त्याग सकते हैं वे क्षार कहलाते हैं। ऐसा हमको लुईस ने बताया था। आगे लिखा है, इस धारणा के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि लुईस अम्ल क्षार उदासीनीकरण में इलेक्ट्रॉन युग्म का आदान प्रदान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है और लुईस क्षार जो होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागता है, और इनके बीच में उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। आगे लिखा है, लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागता है जिसे लुईस अम्ल ग्रहण कर लेता है। क्या बोल रहा है ये कि जब आपका जो लुईस अम्ल है और जो आपका लुईस क्षार है, जैसे मान लिया ये हमारा लुईस क्षार है और ये हमारा लुईस अम्ल है, लुईस क्षार अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागेगा जिसे लुईस अम्ल ले लेगा। इस प्रकार लुईस अम्ल और लुईस क्षार आपस में बंध निर्माण कर लवण बनाते हैं। इस तरह से जब ये आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं तो लास्ट में आपको लवण मिलता है। आगे लिखा है, लुईस के सिद्धांत के आधार पर अम्ल क्षारक अभिक्रियाओं में उदासीनीकरण की क्रिया अम्ल और क्षारक में उप सहसंयोजक बंध का बनना मात्र है। अब ये बता रहा है कि जब भी आपकी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है और उनके बीच में जो बंध बनता है उसे हम उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। देखो नीचे यहाँ पे एक अभिक्रिया आपको दिख रही है, ये आपका लुईस अम्ल है और ये आपका लुईस क्षार है। जब आपकी लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन देता है और लुईस अम्ल उस इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इनके बीच में जो बंध बनता है उसे हम एक एरो से प्रदर्शित करते हैं जिसे उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। और इस तरह से जो आपका लवण बनता है उसे हम एडक्ट कहते हैं। यहाँ पर देखो, जब हाइड्रोजन और NH3 आपका लुईस क्षारक है, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन को देगा और इस तरह से जो सॉल्ट बनेगा उसे हम एडक्ट बोलेंगे। एक और अभिक्रिया देखते हैं, ये आपका NH3 है। NH3 में नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और दूसरा हम लेते हैं BF3। यहाँ पे ये जो बोरॉन है ये इस नाइट्रोजन के दिए हुए इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और इन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होगी तो इस तरह से एडक्ट का फॉर्मेशन होगा। NH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन BF3 को दिए हैं तो ये N से एरो BF3 की तरफ जाएगा। इसे हम एक बॉक्स में लिखेंगे और इसे हम एडक्ट कहते हैं, और इनके बीच में जो बंध बनता है उसे हम उप सहसंयोजक बंध बोलते हैं। ये थी लुईस अवधारणा की परिभाषा और उसके उदाहरण। अब हम देखते हैं लुईस अम्ल का वर्गीकरण। लुईस अम्लों के वर्गीकरण में
फर्स्ट हेडिंग है हमारी साधारण आयन। साधारणतः सभी धन आयन लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करने की क्षमता रखते हैं। जितने भी धन आयन होते हैं जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्लस चार्ज है तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। कैसे, वो एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास Ag+ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये Ag+ 2 अमोनिया से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा और इस तरह से कंपाउंड बनाएगा। यहाँ पर बीच में हमने सिल्वर लिया है। ये सिल्वर 2 अमोनिया से इलेक्ट्रॉन युग्म को ले रहा है और इस तरह से यहाँ पर लवण का फॉर्मेशन होगा। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल दे रखा है कॉपर 2+ का। इसके पास 4 H2O आएंगे। H2O के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे इलेक्ट्रॉन युग्म कॉपर को दिया जाएगा। एक कॉपर 4 H2O से इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा। ये 4 एरो यही बता रहे हैं कि आपका एक H2O अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को कॉपर को दे रहा है और इस तरह से सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद सेकेंड हेडिंग है हमारी अणु जिनके केंद्रीय परमाणु में अपूर्ण अष्टक हो। अपूर्ण अष्टक, अष्टक मतलब क्या होता है? जब किसी भी परमाणु के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसे हम अष्टक बोलते हैं। यहाँ पर बोला गया अपूर्ण अष्टक, यानी ऐसे तत्व जिसके अंदर अष्टक में कमी होती है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति आ जाती है। इसलिए ऐसे पदार्थ लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करने लगते हैं। जिसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिया BF3। ये जो बोरॉन है, इस बोरॉन के अंदर जो अष्टक है वो अपूर्ण है, इसलिए ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। अब जब इसके पास अमोनिया आएगा तो ये अमोनिया से दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को ले लेगा और इस तरह से एडक्ट बना लेगा। तो यहाँ पर जो हमारा BF3 है इसे हम लुईस अम्ल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो अष्टक है वो अपूर्ण है। उसके बाद थर्ड पे चलते हैं हम। थर्ड हेडिंग है हमारी अणु जिनके केंद्रीय परमाणु में रिक्त d ऑर्बिटल है। ऐसे अणु जिसका जो केंद्रीय परमाणु है उसके अंदर उसकी जो d ऑर्बिटल होती है वो अपूर्ण होनी चाहिए या रिक्त होनी चाहिए। रिक्त का मतलब है, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे SiX4, SnCl4, GeX4, TiCl4, PX3, PF5, SF4, SeF4, TeCl4। ये जितने भी एग्जाम्पल देखें इनके जो केंद्रीय परमाणु हैं जैसे Si, Sn, Ge, Ti, इन सभी के पास ये जो d ऑर्बिटल होती है ये कहीं ना कहीं रिक्त होती है। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन इनके पास कुछ इलेक्ट्रॉन को आने की जगह होती है। इसलिए ऐसे अणु जिसके अंदर केंद्रीय परमाणु में रिक्त d ऑर्बिटल होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन युग्म को लाने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए ये सारे लेविस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। अब जिस तरह से हमने अम्लों का वर्गीकरण देखा उसी तरह से हम लुईस शार्को का वर्गीकरण देखते हैं, जिसमें हमारे फर्स्ट हेडिंग है ऐसे उदासीन अणु जिसके किसी एक परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये सारे उदासीन अणु हैं लेकिन इसके एक एटम पर, एक परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अगर किसी परमाणु पर, जैसे ये अमोनिया है, इस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म है और वो किसी बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है तो ये अमोनिया अपने NH3 के इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी और को दे सकता है। इसलिए यह लेविस क्षार की भांति व्यवहार करेगा। जैसे यहाँ RnH2 है तो नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, R2NH है, यहाँ H2O है, ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, ROH पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये जितने भी हमने अभी तक अणु देखे इन सभी पे जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये किसी और को दे सकते हैं। और लुईस के अनुसार ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे अणु जो अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे सकते हैं लुईस क्षार कहलाते हैं। सेकेंड है ऋणायन। सामान्यतः सभी ऋणायनों पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहता है जिसे वे लुईस अम्लों को दान कर सकते हैं। जितने भी हमारे एनायन या ऋणायन होते हैं, ऋणायन जैसे Cl-, Br-, I-, NH2-, जिसपे भी आपको इस तरह से एनायन दिख रहा है, इन सभी के पास, इस एनायन का मतलब है इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी और को दे सकते हैं और जब ये देते हैं तो ये लुईस क्षार कहलाते हैं। जैसे यहाँ BF3 है और यहाँ हमने लिया F-,
ये F माइनस जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये BF3 को दे देगा और इस तरह से BF4 माइनस एडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो आपका एनायन होता है इसके इलेक्ट्रॉन युग्म ये किसी और को दे सकता है, लुईस क्षार बन जाता है। अब हम देखते हैं लुईस अवधारणा की उपयोगिता। वैसे तो हमने जितने भी अभी तक अवधारणा पढ़ी, जैसे अरेनियस अवधारणा, ब्रॉन्स्टेन लॉरी की अवधारणा या विलायक तंत्र अवधारणा, सभी की अपनी अपनी उपयोगिता थी, लेकिन लुईस की सबसे ज़्यादा उपयोगिता थी। पहला है, जल की अनुपस्थिति में तीव्रता से होने वाली क्रिया का स्पष्टीकरण इस अवधारणा से किया जा सकता है। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो कि बहुत तीव्रता से होती है और जल की अनुपस्थिति में होती है, उसको इस अवधारणा से हम समझा सकते हैं। जैसे यहाँ एक अभिक्रिया दे रखी है BCl3 और C2H5 ट्वाइस NH की। ये C2H5 ट्वाइस NH अपने इलेक्ट्रॉन युग्म BCl3 को दे देगा और इस तरह से इसमें एडक्ट का फॉर्मेशन होगा। NH C2H5 ट्वाइस ने अपने इलेक्ट्रॉन युग्म BCl3 को दिए और इस तरह से इसमें एडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये इसकी उपयोगिता थी। सेकेंड है, प्रोटॉन रहित अभिक्रियाओं की व्याख्या की जा सकती है, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें प्रोटॉन हो या नहीं हो तो भी इस अवधारणा से सभी अभिक्रियाओं को समझाया जा सकता है, क्योंकि ये अभिक्रिया प्रोटॉन पर आधारित नहीं होती है। उसके बाद लुईस धारणा का क्षेत्र ब्रॉन्स्टेन लॉरी की धारणा से अधिक विस्तृत है, यानी ब्रॉन्स्टेन लॉरी की अवधारणा से ये काफ़ी अच्छी है। इसमें अम्ल क्षारक व्यवहार किसी एक विशेष तत्व की उपस्थिति, किसी विलायक की उपस्थिति अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। यानी आपने देखा लुईस अवधारणा में कहीं पर यह नहीं बोला गया कि आपको कोई सा विलायक लेना है या कोई सा ऐसा तत्व लेना है जिसकी उपस्थिति अनुपस्थिति जरूरी है। यानी यह अवधारणा किसी पर्टिकुलर विलायक पर या किसी तत्व पर निर्भर नहीं करती है। इस अवधारणा को उपयोग करके, इसकी अगली उपयोगिता है, इस अवधारणा को उपयोग करके हम धात्विक ऑक्साइड की क्षारकीय गुण और अधात्विक ऑक्साइड के अम्लीय गुण को अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये थी लुईस अवधारणा की उपयोगिताएं। अब हम देखेंगे लुईस अवधारणा की कुछ कमियां हैं। फर्स्ट है, इस धारणा के अनुसार अम्ल क्षारकों की आपेक्षिक सामर्थ्य ज्ञात नहीं की जा सकती। यानी इस धारणा को उपयोग करके किसी अम्ल और किसी क्षारक की सामर्थ्यता नहीं निकाल सकते कि कौन सा अम्ल कितना ज़्यादा सांद्र है या कौन सा क्षार कितना ज़्यादा सांद्र है, यानी उनकी सामर्थ्य नहीं निकाल सकते। उसके बाद है, इस धारणा द्वारा वैद्युत अपघटन, लवण, जल अपघटन, एस्टर, जल अपघटन, एस्टरीकरण, इन अभिक्रियाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। यानी कुछ अभिक्रियाओं को नाम लिखे, जैसे वैद्युत अपघटन, जल अपघटन, एस्टर जल अपघटन, इनको हम लुईस अवधारणा को उपयोग करके नहीं समझा सकते। तो ये थी आपकी लुईस अवधारणा की कुछ कमियां। तो आई होप आपको लुईस अवधारणा का अम्ल क्षार अवधारणा समझ में आ गई होगी। अगर आपको और कुछ वीडियो हमसे चाहते हैं सेकेंड ईयर में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।